गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। ये हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसको आज हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से, और मैं कोशिश करूंगा कि 100% ये लेक्चर आपको और ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। मेरी कोशिश यही रहेगी। अपने 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने आज तक जितने भी बच्चों को पढ़ा है, कभी किसी को इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे इसके क्वेश्चन बनाने हैं, सब चीज़ को डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली इस पूरे क्वेश्चन में आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं भी पढ़ा है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ आपको वैल्यू प्रॉपर पता होनी चाहिए कि जैसे साइन थीटा क्या होता है P/H, कोस थीटा क्या होता है B/H, है ना। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, उससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन उस चैप्टर में मेनली है क्या, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे हम समझते क्या है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम जब इसमें एक्चुअली होता क्या है, ऐसे समझो, ठीक है। इस तरीके से समझो, ये जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे, ठीक है। देखो ध्यान से, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरीके से। अगर मुझे ये बीच का एंगल पता है, ठीक है, और ये साइड पता है, या ये एंगल पता है और ये साइड पता है, तो मैं ये हाइपोटेन्यूस निकाल सकता हूं। या हो सकता है कि ये हाइपोटेन्यूस पता है और इसके साथ का एंगल पता है, तो मैं परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकता हूं। तो इसमें मेनली ये है कि अगर हमें एक साइड पता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता है, तो हम बाकी की दोनों साइड भी आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन सर यहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? देखो ध्यान से, सबसे पहले हम किसी भी चीज को देखते हैं तो देखने के लिए आंख चाहिए भाई। आंख से ही तो चीजों को देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें हम आंख चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सपोज करो यहां पे जैसे ये मेरी आंख है, ठीक है। यहां पे ये मेरी आंख है, ठीक है, क्लियर है। और पूरे फिगर बना रहा हूं क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। और ये पॉइंट ओ पर है, ठीक है। किस पे है? ये पॉइंट ओ पे। और यहां पे कोई चीज है, मान लो कोई बिल्डिंग है या घर मान लो, कुछ भी, कार मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये घर है, ठीक है, घर, ये टावर मान लो, ठीक है। तो मैं नीचे से खड़ा हुआ घर की बिल्डिंग को देख रहा हूं, ठीक है। घर के मतलब खिड़की को या किसी भी चीज को देख रहा हूं। तो जो मेरी आंख से और ये घर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, आंख से घर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। मतलब देखने वाली लाइन, सीधी सी बात है ना। अब इसी तरीके से अब मेरी आंख से, इसी आंख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकलेगी ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। क्लियर है? यहां तक अच्छे से समझ में आ गया? दोनों चीज समझ में आई। अब इसी के बीच में अगर मैं ये एंगल ले लूं, इस तरीके से एंगल, ठीक है, एंगल, इसको बोलेंगे थीटा, ठीक है। तो ये एंगल ले लिया। अभी मैंने एंगल को बताया नहीं कि एलिवेशन है कि डिप्रेशन है, ठीक है। तो ये दिमाग में अभी कंसेप्ट आपके जो है तो उसको निकाल दो, अभी मैंने बताया नहीं। ये एंगल है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है। और यहां से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये मेरी पूरी फिगर बनके तैयार हो गई, बन गया ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो हमें पता है 90 के सामने हाइपोटेनियस और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये चीज सा बेस। यहां तक क्लियर है? पढ़ के आ चुके हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो देखो, एलिवेशन मतलब एलिवेटर हमें क्या करता है? ऊपर की ओर ले जाता है, ठीक है। ऐसे समझो कि एलिवेशन मतलब एलिवेटर। तो जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देखेंगे, अब बोलोगे कि सर एलिवेटर नीचे भी लाता है। अरे बिल्कुल सही बात है भाई, लेकिन मेनली एलिवेटर नीचे से ऊपर ले जाता है, ठीक है। ये दिमाग में रखना। तो जब भी हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देखेंगे तो जो आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल बनेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और आंख के बीच में जो एंगल बनेगा, उसी को बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। आई बात समझ में? और दूसरा है इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब डाउन, ऐसे समझो, ड से डिप्रेशन, डी से, और डी मतलब डाउन। तो मतलब डाउन मतलब नीचे की ओर देखेंगे, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई बात समझ में? देखो ध्यान से, अब मैं एक यहां पे समझाता हूं। जैसे सपोज करो ये मेरी आंख है, फिर से बना लिया मैंने, ठीक है। ये आंख है मेरी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये आंख है और यहां पे मुझे मान लो ये टावर है, ऐसे, ये कोई टावर है, ठीक है। ये टावर, इस टावर को देखना है, ठीक है। तो ये आंख से यहां पे, और ये आंख का जो पॉइंट है ओ, आंख कौन से पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। तो यहां से जो ये लाइन होगी, ठीक है, इसको अभी बताया था मैंने, लाइन ऑफ साइट। और यहां से जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनेगा थीटा,
इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन। ठीक है, और ये क्या है? मेरी हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, अभी बताया था थोड़ा ही देर पहले, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, और ये क्या है? मेरी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है? जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, कि जब हम ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब हम ग्राउंड से ऊपर की ओर देखते हैं, मतलब ऐसे देखेंगे। ठीक है, तब क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसको यहां से ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये मेरा पूरा ट्रायंगल बन गया। क्लियर है यहां तक? सारी चीजें अच्छे से समझ में आई? एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया होगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ, ये कोई घर है, मतलब घर की छत है, और छत पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, ऐसे खड़ा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, या मैं पूरी फिगर बना देता हूँ अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, मैं छत पे खड़ा हूँ। ठीक है, ये घर की छत पे खड़ा हूँ और नीचे कोई कार जा रही है। ठीक है, ये कार जा रही है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझना। और छत पे मैं खड़ा हूँ, छत का ये पॉइंट है जहाँ पे मेरी आंख है, ओ। ठीक है, और नीचे ये कार जा रही है। थोड़ी कार को दूर कर लेते हैं वरना फिगर में थोड़ी क्लियरिटी नहीं आएगी। ठीक है, ये कार जा रही है। ठीक है, अब मुझे यहां से कार को देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा? ऐसे नीचे की ओर, अपनी आंखों को ऐसे झुका के। तो ये जो है, ये यहां पे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं OP। ठीक है, क्लियर है? तो आंख देखो, ऐसे समझो, मैं मार्कर से समझाता हूं। मैं ऐसे नीचे देख रहा हूं, तो ये और ये मैं नीचे और ये, तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनेगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब कैसे? देखो, यहां से ये लाइन हो गई ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी हॉरिजेंटल लाइन। फिर से, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन। और इसके बीच में जो ये एंगल बनेगा, इसको, थीटा को, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब सपोज करो इस वाली लाइन को अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, और इसको ऐसे मिला दूं, तो ये फिर ट्रायंगल बन गया हमारा। क्लियर है यहां तक? एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया होगा। अब हमने क्लास 9th में लाइन एंड एंगल में एक कंसेप्ट पढ़ा था, ऐसे, इस तरीके से, ये जेड वाली थ्योरम याद है कुछ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या ऐसे, ध्यान से देखो, इस तरीके से। तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होते थे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब कहीं ना कहीं ये इस तरीके से जेड फॉर्म में बनता था। देखो मेरे मार्कर को देखना, सिर्फ इसको लिया, इसको, इसको और इसको, बाकी को इसको हटा दिया, तो ये मेरा क्या बन जाता था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कुछ कुछ ऐसा ही इस फिगर में भी है, जेड बन रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, ये देखो ध्यान से, मार्कर को देखना, ये और ये हिस्सा, ये कुछ कुछ जेड बन गया। अच्छे से समझ में आया? तो इसको मैं अलग फिगर में बना के दिखा देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां देखो, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये थीटा मेरा क्या है? डिप्रेशन। डिप्रेशन पूरा नहीं लिख रहा हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब समझ जाओ। चलो लिख देता हूं, वरना कहोगे कि सर डिप्रेशन सब तो निगेटिव है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने बताया था कि जब भी ग्राउंड से और लाइन ऑफ साइट से एंगल बनता है तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन। अब इसका नामकरण कर देते हैं, इसको नाम दे दिया मैंने ABCD। ठीक है, तो कुछ कुछ आइडिया लग गया आपको कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों लगभग लगभग सेम है। लगभग लगभग क्या, सेम ही है भाई, 100% सेम है, लगभग भी नहीं है, 100% सेम है। तो इससे मैं ये लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, एंगल ABC, बी पे एंगल बन रहा है, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD। एंगल BCD क्यों बराबर है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है यहां तक? अच्छे से
सारी चीजें समझ में आई। तो ओवरऑल एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों लगभग यहाँ पे, फिर लगभग एब्सोल्युटली 100% प्योर, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों यहाँ इस फिगर से समझ में आ गया कि दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो क्वेश्चन को आप एंगल ऑफ एलिवेशन से कर लो या एंगल ऑफ डिप्रेशन से कर लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन से ही करेंगे। डिप्रेशन में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है, तो उनको थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। आराम से एक एक पॉइंट समझ के करेंगे। यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई। अब देखो कुछ चीजें हैं इसमें अलग से, वो नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ चीजें है काम आएगी, नोट डाउन कर लो, ठीक है। जैसे ये कार है, ठीक है, ये कार है, ठीक है, और ये कहीं पे बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। थोड़ी देर बाद ये कार कुछ ज्यादा बड़ी बना दी, छोटी बना देता हूं, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये कार यहां आ गई, ठीक है। मतलब कार कहां जा रही है अलग से बता देता हूं, पूरा नाम लिख देता हूं इस पॉइंट को मैं, अच्छे से ध्यान से देखना। इस पूरे को ऐसे मिला दो, ठीक है। इसको नाम दिया मैंने ए, यहां पे नाम दिया बी, यहां नाम दिया सी और यहां नाम दिया डी, ठीक है। अब ये कार क्या हो रही है, ए से बी की ओर, मतलब इस तरफ जा रही है, ठीक है। मतलब ए से सी की तरफ जा रही है, ठीक है। मतलब टावर, इसको टावर मान लो या हाउस मान लो या बिल्डिंग मान लो, बिल्डिंग मान लो, ठीक है, बिल्डिंग मान लो, ठीक है। कार मतलब यहां से बिल्डिंग की ओर, मतलब बिल्डिंग की ओर जा रही है, ठीक है। तो देखो यहां से इसको मिलाया, ये हो गया, और देखो इसी तरीके से इसको मिलाएंगे, ठीक है, यहां, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने θ1 और इसको नाम दे दिया θ2, ठीक है। तो इस केस में आपको याद रखना, जब भी कार या ब्रैकेट में लिख लो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसके, टावर या बिल्डिंग, ठीक है, की ओर जाती है, बिल्डिंग की ओर जाती है, जब भी टावर या कार बिल्डिंग की ओर जाती है, ठीक है, तो एंगल हमेशा बढ़ता है, मतलब इंक्रीज होता है, एंगल हमेशा इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। मतलब θ2 जो होगा, θ2 वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा θ1 के। क्लियर है यहां तक अच्छे से? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जब यूज पड़ेगा, एक कार बिल्डिंग की ओर जाएगी, आगे बढ़ेगी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि एंगल कौन सा पहले, किसको बढ़ा लें किसको छोटा लें, तो उसमें बच्चे गलती कर देते हैं। ये चीज समझ में आई अच्छे से? अब सेम यही चीज, यही कंसेप्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब ये टावर है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे कार है, ठीक है, ये कार है ऐसे, ठीक है। अब ये कार कुछ देर बाद यहाँ चल के आ गई, ठीक है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, सेम यही केस। अब ये बिल्डिंग से कार क्या हो रही है, बिल्डिंग से दूर जा रही है, ठीक है, मतलब इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से देखना, इस तरीके से, ठीक है, मतलब यहां से इस पॉइंट से इस ओर जा रही है, ठीक है। एरो समझा, एरो बना के मैंने समझा दिया अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ए बी और इस पॉइंट को नाम दे दिया सी और इस पॉइंट को नाम दे दिया डी, ठीक है। अब इसको मिलाते हैं जल्दी से, देखो तो ये एंगल होगा और एक एंगल ये होगा, ठीक है, ये हो जाएगा θ1 और ये हो जाएगा θ2, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से रखना, देखो ध्यान से समझने कि जब भी वही सब सारी लाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टावर या बिल्डिंग, ठीक है, से दूर जाता है, से दूर जाता है, ठीक है, ठीक है। तो एंगल हमेशा यहां पे क्या होता है, इंक्रीज, तो यहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब इस केस में क्या होगा, जो हमारा θ1 होगा वो हमेशा θ2 से बड़ा होगा। आया समझ में? अच्छे से इस पॉइंट को कहीं पे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है और बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ तक ये सारा आपको समझ में आ गया होगा।
ये थी चैप्टर की बेसिकली मोटी मोटी तौर पे थ्योरी। मोटी तौर पे क्या मतलब पूरी डिटेल थ्योरी थी, सभी बता दिया, कुछ ऐसा बचा नहीं है। इन डेप्थ जाओ तो देखो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में जितना है हमें उतना ही पढ़ना है। ये चैप्टर 11 12th में जब आप IIT की तैयारी करोगे इंजीनियरिंग की तो फिर आएगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट, जितनी बात बताई मैंने उसको नोट डाउन करना। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले हम बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे, बिल्कुल बच्चों वाले, फिर धीरे 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 मैं आपका लेवल इंक्रीज करता चला जाऊंगा। ठीक है, पहले बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन उठाएंगे, नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है हमारा एलिवेशन। मतलब एलिवेशन का मतलब मैंने बताया था नीचे से ऊपर। ठीक है, क्लियर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, मतलब किसके, पोल के टॉप से। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ठीक है, इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। यहां तक समझ में आया। अब देखो इसकी फिगर बनाने हैं। फिगर बना लिया, 99% काम हो गया। ये मेरा पोल है। ठीक है, ये पोल। ठीक है, और पोल का ये नीचे वाला हिस्सा ये है फुट, और ये ऊपर वाला हिस्सा टॉप। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ध्यान से पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, टॉप के पोल से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे कहीं पे यहां पे पॉइंट ले लिया मैंने O। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है, मतलब ग्राउंड पॉइंट, ऐसे लिख लो, ग्राउंड पॉइंट। ठीक है, क्या लिया मैंने O। ठीक है, 15 मीटर अवे, जो कितना है 15 मीटर अवे, किससे, फुट ऑफ द पोल, पोल के फुट से 15 मीटर दूर। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे 15 मीटर। क्लियर है यहां तक। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। देखो ध्यान से, कितना है ये 30 डिग्री, मतलब इस तरीके से कितना है ये 30 डिग्री। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये हाइट निकालनी है। ठीक है, हाइट को h मान लो। ठीक है, क्लियर है यहां तक। h मतलब स्मॉल h ले लो, वरना आप हाइपोटेनियस और उसमें कैपिटल H में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, स्मॉल h मतलब हाइट, कैपिटल H मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, आराम से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों वाला। यहां पे ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से समझना, 90 के सामने हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, अब हमें इसमें पता क्या क्या है, पहले वो लिख लो। ठीक है, जो जो पता है वो लिख लो। हमें क्या पता है, बेस कितना है 15 मीटर। ठीक है, और एंगल थीटा, थीटा मतलब एंगल। ठीक है, एंगल कितना है वो 30 डिग्री। बेस पता है, एंगल पता है, हमसे क्या पूछ रहा है, हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब स्मॉल h, ये पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमें फार्मूले पता है सारे कि साइन थीटा क्या होता है P/H, कोस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कोसेक थीटा H/P, सेक थीटा B/H, कोट थीटा B/P। क्लियर है, ये पता है। अब हमें क्या पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, और एंगल पता है। तो हमें पता है कि ये दोनों किस में आते हैं, टेन में। मतलब क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू P परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, क्लियर है। तो किसी तरीके से थीटा मुझे पता है ना, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकल जाएगा क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो इसको नाम दे देते हैं A, B और O। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABO में। ठीक है, इन ट्रायंगल ABO में क्या लिख रहा हूं मैं, टेन थीटा इक्वल टू P/B। ठीक है, मतलब 10 30 इक्वल टू P कितना है यहाँ पे AB। ठीक है, और B कितना है हमारे पास OB। टेन थीटा कितना होता है 1/√3। ठीक है, AB हमें पता नहीं है, और OB कितना है 15। ठीक है, तो इसको इधर भेज दिया और इसको, है ना, तो मेरा काम हो गया। तो कितना आ जाएगा, उसको नहीं भेजा तो यहां से कितना आ जाएगा, AB इक्वल टू 15/√3। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब देखो, रूट में आंसर नहीं छोड़ना है, हमें पता है, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं। मतलब √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। ठीक है,
लिख देना कि डूइंग रेशनलाइजेशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ए बी इक्वल टू 15√3 और √3 मिलके पूरा 3 से पूरा कट गया 5 बारी में, तो आंसर क्या आ गया मेरा, ए बी इक्वल टू 5√3 मीटर। तो मतलब जो पोल की हाइट होगी वो इतनी आएगी। अच्छे से समझ में आया? इतनी डिटेल में ही आपको एग्जाम में करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई शॉर्टकट मत करना, हबड़ तबड़ में मत करना, बिल्कुल तसल्ली से सोच समझ के करना, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छे से समझ में आया? ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है? क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। क्या कह रहा है, ऑफ वर्टिकल पोल, ठीक है, इज 12 मीटर हाई एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये 3 चीज, ठीक है? देखो ये पोल है, ठीक है, सिंपल सा ऐसे समझो, ये पोल है, ठीक है, तो इसकी परछाई, शैडो मतलब परछाई ऐसे ग्राउंड पे ही तो आएगी नीचे की ओर, ठीक है, सिंपल सी बात है, परछाई हमेशा ग्राउंड पे ही बनती है। तो इस तरीके से हमें इसको समझना है। तो सबसे पहले मैं पोल बना लेता हूं, ठीक है? ये पोल हो गया, वर्टी पोल, ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने ए, और ये हो गया बी, ये इसका फुट हो गया और ये इसकी टॉप हो गया, ठीक है, पोल का। इस 12 मीटर, पोल कितना है भाई, 12 मीटर का, ठीक है। द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, शैडो कहाँ आएगी, ग्राउंड पे आएगी नीचे की ओर, ऐसे, ये हो गई इसकी शैडो, ठीक है, कितनी है, 12√3 मीटर, इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। पोल दिख गया, शैडो दिख गया। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो यह कहीं पे सन होगा, यहाँ पे ये सन हो, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये निकालना है, ठीक है, ये हो गया थीटा, ठीक है, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो वही चीज 90 के सामने हाइपोटेनियस, ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ बेस, ठीक है। अब इस फिगर में हमें क्या क्या पता है देख लेते हैं। पहले हमें पता है परपेंडिकुलर कितना है, 12 मीटर, ठीक है। बेस पता है, बेस, ठीक है, बेस कितना है, 12√3 मीटर, ठीक है। अब हमें पता है बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, टेन थीटा में, ठीक है। तो हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू P/B। तो किसी तरीके से मैं P रख दूं और B रख दूं तो मेरा थीटा जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे। क्या लिख रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, टेन थीटा इक्वल टू P/B, ठीक है। और टेन थीटा मुझे पता नहीं है, P कितना है मेरा AB और B कितना है BC, ठीक है। AB कितना है लिख देते हैं यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल टू AB कितना है 12, ठीक है, और BC कितना है 12√3, ठीक है। तो देखो इस 12 से ये 12 कट गया, यहाँ पे क्या है 1, तो मतलब हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। अब हमें पता होना चाहिए टेन 1/√3 कब होता है, ये होता है 30 पे, मतलब टेन थीटा इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 30, ठीक है। क्लियर है, इस 10 से ये 10 कट गया तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन का है वो 30 डिग्री होगा। क्लियर है, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन से हमारी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी, हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम इस तरह के क्वेश्चन को अब आसानी से कर ले रहे हैं और समझ ले रहे हैं। ये मत सोचना कि अरे यार सर कैसे क्वेश्चन करवा रहे हो, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन से ही हमारी नींव अच्छी होगी। एक एक ईंट खड़ी करके तुम पूरा मकान, बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा बन सकता है भाई, लेकिन सबसे जरूरी चीज है वो एक एक ईंट रखना। आई बात समझ में, अच्छे से समझो, नोट डाउन कर लो, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और जितना डिटेल में मैंने बताया एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है ध्यान से, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल, मतलब लेंथ है शैडो की, शैडो किसकी, वर्टिकल पोल की, √3 टाइम्स इट हाइट्स, मतलब हाइट के √3 टाइम्स। यहां देखो ध्यान से, 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। मुझे हाइट पता है, नहीं पता है, तो हाइट को कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पोल बना लेते हैं, ये पोल, ठीक है, ये पोल हो गया, ठीक है।
इसको नाम दे दिया ए या नाम दे दिया बी। तो इसकी हाइट पता नहीं मुझे, तो ये हाइट मैंने कितनी मान ली, लेट्स हाइट इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसकी शेडो कहाँ बनेगी, ग्राउंड पे ही बनेगी, सीधी सी बात है। अभी जस्ट बता के आया था मैं, ये शेडो हो गई। ठीक है, शेडो ये क्या है, ये जो पोल की हाइट है, पोल की हाइट कितनी है एक्स, उसका रूट 3 टाइम्स, मतलब उसका √3 गुना, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, √3x। ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको नाम दे दिया सी। क्लियर है यहां तक अच्छे से। अब एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो इसको यहां से मिला दो ऐसे। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा थीटा, और ये हो गया मेरा 90 डिग्री। ठीक है, तो वही थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइट, हाइपोटेनियस। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है हाइट, हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, ए बी कितनी है, ये x मीटर। दूसरा क्या पता है मुझे, बेस। ठीक है, बेस कितना है, बेस BC। ठीक है, ये कितना है, √3 इंटू एक्स मीटर, मतलब शेडो, बेस मतलब शेडो की लेंथ। ठीक है, दोनों पता है, मतलब मुझे क्या पता है, बेस पता है और हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, टेन थीटा में, तो मुझे पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। क्लियर है, आइडिया लग गया मुझे। अब यहां पे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P/B। टेन थीटा मुझे पता नहीं, तो टेन थीटा की जगह थीटा ही रहा। पी कितना है मेरे पास, AB। ठीक है, और B कितना है, BC। अब यहां पे वैल्यू रख दो, AB कितना है x, और BC कितना है √3x, और ये किसके इक्वल चल रहा है, टेन थीटा के। x से x कट गया, ये कितना आ गया 1, तो यहां से कितना आ गया, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 टेन थीटा में कब होता है, 30 पे, मतलब टेन थीटा इक्वल टू 10/30। तो यहां से 10 से 10 कट गया, कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह के ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे भी गए हैं, एक नंबर में MCQ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आराम से समझ के धीरे धीरे करना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है। एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा समय, 3 घंटे आराम से, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप 3 घंटे का पेपर 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, या पूरे 2 घंटे में भी कर सकते हो, या उससे पहले भी कर सकते हो। बस आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कोई भी नहीं होनी चाहिए। आया समझ में, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर तो आप तो एलिवेशन के करवा रहे हो, डिप्रेशन के तो करा ही नहीं हो, तो अगला क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन का ही है। ठीक है, आपकी सेवा में, नोट डाउन करो जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है, अ गार्ड ऑब्जर्व। ठीक है, ध्यान से देखना, अ गार्ड ऑब्जर्व। ठीक है, एनिमी बोट, किसको देख रहा है, एनिमी बोट को। ठीक है, फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टावर, कहां से, ऑब्जर्वेशन टावर से, एट अ हाइट ऑफ 180 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, टू बी एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द पुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। ठीक है, देखो ध्यान से, ये समझ लो सी है, ऐसे समझो ये सी है। ठीक है, सी, और सी के ऊपर यहां कहीं पे ये टावर है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टावर, ऑब्जर्वेशन टावर का ये है फुट। ठीक है, थोड़ा पानी के अंदर हो गया, और ये है टॉप, और ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टावर, ऑब्जर्वेशन टावर। ठीक है, कितनी हाइट का है, 180 मीटर, मतलब इसकी हाइट दे रखी है पूरी 180 मीटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब यहां पे कोई खड़ा आदमी, यहां पे कोई आदमी खड़ा है इस तरीके से। ठीक है, ये आदमी खड़ा है, ये क्या देख रहा है कि एक बोट है, कहीं पे यहां पे बोट बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बोट है, बोट क्या कर रही है, उसकी ओर आ रही है। ठीक है, तो वहां से ये देखता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे। ठीक है, और इसको यहां मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब डाउन, ऊपर से नीचे देखने पे बनता है। मतलब कहां बनेगा, यहां देखो, इस तरीके से, इसकी आंख से ये कितना होगा, ये थीटा, और थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। मतलब ये है मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितना, 60 डिग्री। हमसे क्या कह रहा है कि ये हाइट बतानी है, नाम लिख देते हैं यहां पे,
ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, मतलब बी से सी की डिस्टेंस बतानी है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, हमें पता क्या है, हमें पता है थीटा, और यहाँ पे ले लो 90 डिग्री। तो एज यूजुअल 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा से लगता हुआ बेस, ठीक है, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है? परपेंडिकुलर पता है, लिख लेते हैं यहाँ पे। 1 मिनट हो गया, वो गला खराब हो रहा है थोड़ा। ठीक है, तो हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि हमारी क्या है? हाइट। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है? ए बी, हाइट है ए बी, कितना दिया हुआ है? 180 मीटर। ध्यान से देखना, ठीक है। और हमारा बेस कितना है? BC, जो कि हमें निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, और एंगल कितना दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है थीटा इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। अब यहाँ पे देख के हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, और बेस निकालना है। मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस में आते हैं? टेन थीटा में। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC में क्या लगा रहा हूं मैं? टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन B। टेन थीटा मतलब 60 डिग्री इक्वल टू P कितना है? परपेंडिकुलर 180, जो कि P कितना है? यहाँ पे P को लिख लेते हैं फिर से, AB अपॉन BC, जो कि कितना है? 180। ठीक है, अपॉन BC पता नहीं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए 1060 कितना होता है। ठीक है, 1060 होता है √3। ये मिटा देता हूं, ये मेरा काम हो गया। ठीक है, तो 1060 कितना होता है? √3, मतलब √3 इक्वल टू 180 अपॉन BC। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये इधर गया, ये इधर गया, तो √3 BC इक्वल टू 180। अब ये √3 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो मतलब BC इक्वल टू 180 अपॉन √3। और रूट में हम आंसर छोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे? इसको रेशनलाइजेशन, मतलब √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। कितना हो गया ये ऊपर? ध्यान से देखो, 180 इंटू 3 मतलब 180 √3, और √3 मिलके पूरा 3, तो 3 से ये पूरा कट गया कितनी बारी में? 60 बारी में। तो आंसर कितना आ गया? 60 √3 मीटर। तो जो मेरी B के और C की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 60 √3 मीटर। बहुत सिंपल और बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। इसी तरह का 1-2 नंबर में एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। बस आराम से फिगर ड्रॉ करनी है, तसल्ली से कूल होके क्या क्या कह रहा है उसको नोट डाउन करना है और उसको सोल्व करते हुए चले जाना है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। अ लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या है मैं समझा देता हूं। ये दीवार है, ठीक है, दीवार खड़ी सीधी सी, ठीक है, दीवार के सारे इस तरीके से सीढ़ी रखी हुई है। ये लाल वाली सीढ़ी है, मतलब सीढ़ी को हमेशा टेढ़ा रखते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं कभी भी, कॉमन सेंस की बात है। सीढ़ी को हमेशा टेढ़ा रखते हैं, ठीक है, टेढ़ा रखा है। तो ये सीढ़ी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके से। तो इसके साथ ये हॉरिजॉन्टल है ना यहाँ पे, इसके साथ ये वाला एंगल, ये वाला दिख गया आपको, ये वाला एंगल ये बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल बना लेते हैं। ये हमारी वॉल है, ठीक है, वॉल, ठीक है, और ये वॉल का फुट है, ठीक है, और ये टॉप है, ठीक है। वॉल कितने मीटर की है पता है, ठीक है। अब सीढ़ी ये हमारी लैडर है, इस तरीके से टेढ़ी रखी है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये लैडर, ठीक है, इस तरीके से ये लैडर है, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक, ये लैडर है, ठीक, क्लियर है यहाँ पर। अब ये लैडर क्या कर रही है, इस दीवार के साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। नाम लिख देते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ठीक है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर, ठीक है, फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट मतलब
ये क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, ये इससे निकालना है। और ये हमें दिया हुआ है कितना है, 2.5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक, फिगर समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, ए बी, और दिया क्या है, बी, एंगल दिख गया 90 थीटा, ठीक है। थीटा से अब आगे देखो यहाँ पे 90 बना लेते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमें दिया क्या क्या है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी हमारा लेडर ए बी, ठीक है। पता नहीं है हमें, ये हमें निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, बी सी, बी सी मतलब बेस, कितना दिया हुआ है, 2.5 मीटर। और क्या दिया हुआ है, एंगल, एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब ध्यान से देखना, हर बार 10 नहीं लगेगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस, ए बी हाइपोटेनियस है और बी सी बेस है। हाइपोटेनियस और बेस किस में आते हैं, कोस थीटा है, तो हमें यहाँ पे कोस लगाना पड़ेगा। अच्छे समझ में, तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। क्या लगा रहा हूँ मैं, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बेस कितना है इस फिगर में, बेस है हमारा बीसी और हाइपोटेनियस कितना है, एसी। क्लियर है, हाइपोटेनियस एसी है, लेडर एसी, एसी कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब कोस 60 इक्वल टू बीसी, बीसी कितना दिया हुआ है, 2.5, और ये कितना दिया हुआ है, एसी निकालना है, ठीक है। क्लियर है, कोस 60 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। कोस 60 होता है और साइन 60 1/2, तो 1/2 कितना होता है ये, 1/2, और ये कितना आ जाएगा, 2.5 अपॉन एसी। क्लियर है यहाँ तक, ये इधर ये इधर, तो एसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × 2.5 मीटर, मतलब एसी इक्वल टू लेंथ ऑफ लेडर कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। आया समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं थी। इस तरीके से इसको आसानी से हम कर सकते हैं। बस हमें ये आइडिया होना चाहिए कि सीडी को हम हमेशा टेढ़ा रखते हैं, खड़े में नहीं रखते। क्लियर है यहाँ तक, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। यह देखो अब चालू हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब कैसे करेंगे, ठीक है। देखो पहले आराम से समझेंगे क्या कह रहा है। अ काइट इज फ्लाइंग, ठीक है, पतंग उड़ रही है, एट हाइट ऑफ 45 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राउंड है, ये कहीं ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से 45 मीटर मतलब ये कितना है, ये 45 मीटर, ठीक है। ग्राउंड से 45 मीटर है। अब ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब पतंग उड़ती है तो पतंग सीधी तो उड़ती नहीं है भाई, उसका धागा ऐसे टेढ़े की ओर रहता है, मतलब इस तरीके से धागा ऐसे टेढ़े। देखो मेरे पास कुछ है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता, ऐसे समझो, इस तरीके से, ठीक है। जैसे पतंग उड़ती है तो धागा ऐसे टेढ़ा रहता है ना, ऐसे थोड़ी ना रहता है बिल्कुल खड़ा, इस तरीके से धागा टेढ़ा रहता है, उसी को स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द ग्राउंड, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग ये कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं पे हमारा स्ट्रिंग इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से कहीं पे ये हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब झुका हुआ होना, ग्राउंड से कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, और ये ग्राउंड से ऐसे कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ पे लिख भी दो स्ट्रिंग, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये लेंथ निकालनी है हमें, कौन सी, इसको नाम दे देते हैं ABC, मतलब AC निकालना है, AC की लेंथ, और ये 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। फिगर कैसे बनाया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पे देखो 45 मीटर हाइट हो गई, ये स्ट्रिंग हो गई, हमें स्ट्रिंग की निकालनी है, ठीक है, यहाँ तक। अब 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब अब हमें क्या क्या पता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में हमारा, AB कितना है भाई, वो 45 मीटर, ठीक है, और हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है, AC, जो कि हमें निकालना है, और एंगल कितना है, एंगल है थीटा, मतलब कितना, 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, साइन थीटा में और कोसेक थीटा में, तो दोनों में से कोई सा लगा लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो क्यों ना साइन थीटा लगा देते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC, ABC दिख गया,
क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। ठीक है, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और एच कितना है ए सी, और थीटा कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी कितना है 45, और ए सी मुझे निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा ऊपर का मिटा लेते हैं क्योंकि जगह नहीं बची। ठीक है, देखो ध्यान से, अच्छे से समझ में आया। अब देखो ये 45, साइन 60 कितना होता है √3/2, मतलब √3/2 इक्वल टू 45/AC। अब ये AC इधर गया और ये 2 इधर गया, तो कितना आ गया √3 टाइम AC इक्वल टू 2 × 45। अब ये √3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो AC इक्वल टू, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 90, और अपॉन में √3। अब हमें पता है एज यूजुअल कि रूट में हम आंसर छोड़ते नहीं है, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, मतलब √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 90 √3, और ये √3 मिलके पूरा 3, मतलब इससे ये कट गया कितनी बारी में 30 टाइम में। तो हमारी जो AC की लेंथ है वो है 30 √3 मीटर। आया समझ में? √3 की वैल्यू कई बार एग्जाम में दिया रहता है, एग्जामिनर देगा, तो उसको यहाँ पे रख के 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल √3 होता है √3 इक्वल टू 1.73, तो मतलब क्या हो जाएगा फाइनल, AC इक्वल टू 30 × 1.73। तो कितना आएगा देखो, 3 की मल्टीप्लाई इससे 9, और 7 या 21 का 1 2, 3 एकम 3 और 2 5, और 1 0, तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा 1 2, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 51.90 मीटर। तो दोनों आंसर सही है। ये रूट में है, अगर रूट की वैल्यू दी रहेगी, नहीं दी रहेगी तभी आंसर है, और दी हुई रहेगी तो मल्टीप्लाई करके वो आंसर है। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है 2 नंबर का। कई बार क्या होता है, स्ट्रिंग को बच्चे सीधा सीधा ले लेते हैं तो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। स्ट्रिंग कभी भी सीधी नहीं हो सकती। आपने बचपन में पतंग उड़ाई होगी तो कभी ऐसे खड़े होकर आप पतंग नहीं उड़ा सकते। अच्छे से समझ में आए? नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें थोड़े हम धीरे धीरे अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, मतलब अब मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। ये 6 क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाए ताकि आपको करके थोड़ा सा लगे कि अच्छा ये आसान है, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है जितना हम सोच के बताएं। थोड़े से इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अब हम बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे उसको कितने आसानी से हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, अगला देखते हैं।